हाय गाइस, मेरा नाम है शिवानी चौधरी और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम है हेयर फॉल। हेयर फॉल के कंसर्न से कहीं ना कहीं चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री वो दोनों ही समस्याग्रस्त दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि इसका समाधान तो है पर समस्या क्या है और किस वजह से हो रहा है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हेयर फॉल के क्या रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि हेयर फॉल का रीज़न हार्ड वाटर हो सकता है। हार्ड वाटर की वजह से बाल रूखे और ड्राई हो जाते हैं, स्कैल्प में इरिटेशन होती है, कभी कभी स्वेलिंग भी देखने में आती है और हार्ड वाटर की वजह से बालों में ड्राइनेस और डेंड्रफ इतनी बढ़ जाती है जिसकी वजह से हेयर फॉल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर की समस्या है तो कहीं ना कहीं आपको इस समस्या से जूझना पड़ रहा होगा। तो हेयर फॉल का पहला कंसर्न जो है उसका रीज़न है हार्ड वाटर। दूसरा इसका रीज़न है स्वेटिंग। जिन लोगों को एक्सेस मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वेटिंग होती है, या दूसरे शब्दों में हम कहें जो लोग धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनके पास जो इन्वायरमेंट है वो खुली धूप में काम कर रहे हैं, सड़कों पे काम कर रहे हैं या मार्केट में जहाँ पंखे अवेलेबल नहीं हैं, ऐसे एरिया जहाँ पे धूप बहुत तेज होती है या फिर बहुत गर्मी ज़्यादा होती है, ऐसे एरिया में लगातार काम करने की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। तीसरा इसका रीज़न है डस्ट या पॉल्यूशन। जो भी लोग डस्ट या पॉल्यूशन में लगातार काम करते रहते हैं उन लोगों को हेयर फॉल हो सकता है। यहाँ पे डस्ट और पोल्यूशन का कहने का मतलब है डस्ट आई, धूल आई, बालों में गंदगी के साथ चिपकी डस्ट है, पोल्यूशन है, तो नेचुरली वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल भी अच्छा होगा या फिर पसीना होगा तो उसमें वो गंदगी चिपकेगी तो वहाँ पे जब उसकी स्कैल्प की अच्छे से सफाई नहीं होगी तो वहाँ हेयर फॉल के चांस बढ़ जाएंगे। हेयर फॉल का सबसे मेन रीज़न जो मुझे कई बार लगता है स्कैल्प का साफ ना होना। हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं, हम लोग धूप में काम नहीं करते। ज़्यादातर गृहिणी अगर आप देखेंगे जो हाउसवाइफ होती हैं वो तो घर में रहती हैं, उनके पास ना पॉल्यूशन है ना ऐसी कोई प्रॉब्लम है, एसी में वो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी ज़्यादातर देखने में आता है कि उन्हें हेयर फॉल है। तो वहाँ पे हेयर फॉल का जो रीज़न होता है वो स्कैल्प का साफ ना होना। अब स्कैल्प साफ क्यों नहीं होता? हम लोगों की ज़्यादातर आदत होती है कि हम शैम्पू लेते हैं, ऐसे हाथ में रखते हैं, शैम्पू हाथ में रख के सीधा यहाँ रखते हैं, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। फिर उनको लगता है वो शैम्पू थोड़ा सा और लिया और लेंथ में रगड़ दिया। तो इस प्रोसेस में अगर हम यहाँ शैम्पू रखते हैं और सिर्फ यही साफ करते हैं या लेंथ में शैम्पू रगड़ के साफ करते हैं तो स्कैल्प तो हमने साफ किया ही नहीं, और स्कैल्प साफ नहीं करा तो मतलब वहाँ पे गंदगी की परत दर परत चढ़ती जाएगी सॉरी, जब परत चढ़ती जाएगी और स्कैल्प अच्छे से साफ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर डैंड्रफ भी हो जाएगी और जिस वजह से वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो स्कैल्प का साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी कंडीशन में, किसी भी इन्वायरमेंट में आप अपने स्कैल्प को साफ करते हैं, रोज साफ करते हैं, आपको कभी हेयर फॉल के चांस नहीं होंगे। अगर आपके बालों में फ्रिजीनेस बहुत है, आपके बाल बहुत ज़्यादा घुंघराले हैं या उनमें फ्रिजीनेस है ड्राइनेस की वजह से, यहाँ पे कंसर्न क्या है, फ्रिजीनेस कब होगी, जब बाल ड्राई होगा। अगर ड्राई होगा तो वहाँ पे जब भी आप कॉम्ब करेंगे तो बाल बीच में से टूटेगा, उसे हम हेयर फॉल में काउंट नहीं करते, उसे हम कहते हैं बालों का हेयर वीकेंड, बालों का बीच में से वीक होना। तो जो ब्रेकेज होती है, जैसे हमने कॉम्ब किया या हमने हाथ डाला तो बाल बीच में से टूट जाएगा। तो बाल अगर बीच में से टूटता है तो उसे ज़्यादातर लोग हेयर फॉल बोलते हैं, जबकि वो हेयर फॉल नहीं है, वो हेयर वीकेंड है। तो इस वजह से भी, या फिर आप बहुत ज़्यादा उसको खींच रहे हैं बाल को, उस वजह से भी हेयर फॉल आपको हो सकता है। हेयर फॉल में 6 जो पॉइंट है वो है केमिकल। आजकल वर्जिन बाल बहुत कम देखने को मिलते हैं और सभी लोगों के बालों में केमिकल है, चाहे वो कलर के रूप में हो, चाहे वो केराटिन के रूप में हो, चाहे वो रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग के रूप में हो। तो केमिकल का पहला साइड इफेक्ट है
कि 1 महीने तक आपका रूट वीक हो सकता है। तो अगर आपने कोई केमिकल कराया है तो आपका रूट वीक हो सकता है। इस प्रोसेस में अगर आप हेयर कलर कराते हैं और आपको रूट टचअप की आदत है, आप मंथली रूट टचअप करा रहे हैं या 21 दिन के बाद रूट टचअप करा रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन रूट्स पे रही है ना, तो रूट्स आपकी वीक हो सकते हैं और आपको हेयर फॉल हो सकता है। हेयर फॉल का नेक्स्ट पॉइंट है शैम्पू की वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। मैंने पहले भी एक चैप्टर में आपको बताया था, आपका शैम्पू अगर आपके बालों के अकॉर्डिंग नहीं है, आपका बाल, आपके यहाँ का मौसम और आपके बालों को चाहिए क्या, वो सारी चीज़ें, मतलब वहाँ न्यूट्रिशन क्या चाहिए बालों को, या बाल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें किस चीज़ की कमी है, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। वेदर देखना होता है, क्लाइंट का जजमेंट करना होता है, स्कैल्प देखना होता है, स्कैल्प की कंडीशन क्या है, वो सारी कंडीशंस देखने के बाद कोई होम केयर आपको यूज़ करना चाहिए। उस केस में अगर आपका शैम्पू आपने जस्ट ऐसे ही उठा लिया कि मुझे अच्छा लग रहा था या बोतल अच्छी लग रही थी और उसमें सल्फेट की मात्रा ज़्यादा हो, तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगला हेयर फॉल का पॉइंट है डाइट। अगर आपका खाना पौष्टिक नहीं है, देखिए सभी पौष्टिक खाना खाते हैं और सभी यही कहते हैं कि हम पौष्टिक खाना खाना चाहते हैं नेचुरली, लेकिन पौष्टिक खाने का मतलब ये आजकल तो नहीं हो सकता कि हम पूरी थाली सजाकर बैठ जाएं। पर पौष्टिक में मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ हमारी स्किन के लिए या हमारे बालों के लिए प्रोटीन है। तो प्रोटीन डाइट रूटीन में खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली प्रोटीन डाइट नहीं खा रहे हैं या स्किप कर रहे हैं किसी भी रीज़न से, आप बीमार हो सकते हैं, आपको डॉक्टर ने मना किया हो किसी वजह से, तो वहाँ प्रोटीन डाइट अगर आप अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगला पॉइंट है हेयर फॉल में डाई। अगर आप बालों में डाई लगा रहे हैं या कुछ ऑयल्स भी आते हैं जिनमें डाई कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो डाई का एक साइड इफेक्ट है कि बाल बड़ा खुरदुरा, बेजान, अगर आप उसे छू के देखें तो वो कांटे की तरह होता है। और कई कंडीशन में अगर डाई वाला बाल आपके हाथ में आ जाए, आप उसको बहुत प्यार से भी छू लें तो आपकी उंगली तक कट जाती है। डाई वाले बाल में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी उंगली तक काट सकता है, आपका हाथ काट सकता है। अगर आपके बालों में डाई है तो भी आपको हेयर फॉल होने के चांसेस हैं। चांसेस नहीं, होता है, आप इसे साइड इफेक्ट ही मानेंगे, ये डाई का साइड इफेक्ट है। अगर आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, देखिए आजकल मानसिक तनाव सभी को है, सभी इस दौर से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन भी चल रहा है और भी कई तरीके की परेशानी है। पर परेशानियों में, देखिए परेशानियों से जूझना तो सभी को है, या तो आप सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं और इस मानसिक तनाव को बढ़ा रहे हैं तो ये मानसिक तनाव भी आपके हेयर फॉल को बढ़ा सकता है। कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है। जिन लोगों को बहुत चिंता है या मानसिक तनाव होता है उन्हें हेयर फॉल होता ही होता है। 11वां इसका पॉइंट है ऑयलिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि अगर हम हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो पहले हम हेयर ऑयल लगाते हैं ये सोच के कि हमारे बालों को कंडीशनिंग मिलेगी। उसके बाद हम एक बार शैम्पू करते हैं, 2 बार शैम्पू करते हैं, वो ऑयल नहीं निकलता। फिर हम 3 या 4 बार शैम्पू करते हैं ताकि वो ऑयल निकल जाए और हम घर से बाहर निकल पाएँ, क्योंकि ऑयलिंग में हम घर के बाहर नहीं निकलना चाहते। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने की वजह से हमारा हेयर ड्राई हो जाता है और स्कैल्प ड्राई हो जाती है, जिस ड्राइनेस की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। इसके बाद आता है 12वां पॉइंट, वो है हार्मोन्स। हमारी बॉडी में टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें फिक्स है जो होनी ही होनी है। तो वो जो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं एक एज के अकॉर्डिंग, तो हार्मोन्स चेंज होने की वजह से भी हमें हेयर फॉल हो सकता है। इसके बाद 13वां पॉइंट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमारा शरीर एक नए शरीर को उत्पन्न कर रहा होता है और हमारा शरीर कई कंडीशंस में बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसे आप समझें कि जब एक नया जीव हमारे पेट में होता है तो वो
हर पोषक तत्व जो उसकी बॉडी के लिए चाहिए, उसको बनाने के लिए जरूरी है, वो अगर हम नहीं खाते हैं तो वो हमारी बॉडी से उस बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो उसमें प्रोटीन भी है नेचुरली। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको हेयर फॉल के चांसेस हैं। इसके बाद जंक फूड अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड नेचुरली एक पौष्टिक डाइट तो हुई नहीं, ये तो ऑयलिंग भरा खाना हुआ या फिर बहुत स्पाइसी खाना हुआ। तो जंक फूड की वजह से भी, जंक फूड का मतलब ये नहीं है आपने 1 महीने में एक बार खाया या 15 दिन में एक बार खाया। अगर जंक फूड आप लगातार खा रहे हैं तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। इसके बाद आता है 15वां पॉइंट, समय से खाना ना खाना। देखिए, मैं अच्छी डाइट ले रही हूँ, मैं प्रोटीन डाइट ले रही हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम, एक वक्त, एक जगह होती है। अगर मैं टाइमली खाना नहीं खा रही हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट टाइमली, मेरा लंच टाइमली, मेरा डिनर, तो कहीं ना कहीं मेरा रूटीन गड़बड़ है। नेचुरली मुझे स्ट्रेस भी होगा। उस कंडीशन में भी समय से ना खाने की वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। इसका 16वां पॉइंट है देर से सोना। देर से सोने वाले लोगों को भी हेयर फॉल हो सकता है। देर से सोने का सिंपल सा रीज़न है, आप नेट पे हैं, आप वर्किंग हैं, आप ट्रैवलिंग में हैं, या आप किसी मानसिक तनाव में हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें रूटीन में हो रही है, ये एक दिन में नहीं, मैंने एक दिन ट्रैवलिंग की, मुझे हेयर फॉल नहीं हो सकता। मैं एक दिन देर से सोई, मुझे हेयर फॉल नहीं हो सकता। लेकिन अगर देर से सोना मेरी हैबिट का पार्ट है तो आपको हेयर फॉल हो सकता है। इसका अगला पॉइंट है 17 कॉम। ये सबसे अच्छा पॉइंट है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और हमें नहीं पता होता कि हेयर फॉल हमें इस रीज़न की वजह से हो रहा है, क्योंकि कॉम हमारी लिस्ट में कभी होता ही नहीं है। जी हाँ, कॉम की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। जब भी आपका कॉम, आपका डीटेंगल अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करते हैं, आप अपने बाल को खींचते हैं, उसको प्रेशर देते हैं और फिर उसको झटके मारते हैं, तो आपका बाल जड़ से निकल जाता है। आपको हेयर फॉल, आपको लगता है कि वो मेरा नेचुरल निकल रहा है, जबकि वो निकल रहा होता है कॉम की वजह से। तो कॉम की वजह से सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होता है। कॉम की वजह से बालों में स्टैटिक करंट बनता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो मैं सलाह हमेशा अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, जो केमिकल चाहे यूज़ करें या नहीं करें, मैं अपने हर क्लाइंट्स को सजेशन देती हूँ कि वो वुडन कॉम यूज़ करें। वुडन कॉम अगर आप देखें तो मैं जो क्लाइंट्स को देती हूँ वो 6 वुडन का एक पैक होता है, जिसमें 6 अलग अलग तरीके के कंघे होते हैं, होते सारे वुडन के ही हैं, और वो आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने ऑफिस में रख सकते हैं, अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, अपनी कार में कैरी कर सकते हैं, ताकि एक अच्छे कॉम की वजह से आपके बालों में कोई समस्या ना आए। अगर आप अच्छा कॉम यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरली बालों में ब्रेकेज नहीं होगी, बाल बीच में से नहीं टूटेगा, बालों में झटके नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये जो वुडन कॉम होते हैं ये स्पेशली बने होते हैं नीम से। तो नीम से बने हुए वुडन कॉम अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इस समस्या से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। पर बहुत सारे क्लाइंट्स के बाल सिर्फ कॉम की वजह से टूटते हैं। आप अपने क्लाइंट से बात करिए, या मैं कभी क्लाइंट से बात करती हूँ, मैं कहती हूँ मैम अपना ज़रा कॉम दिखाइए, वो कॉम की शक्ल देखते मुझे पता चल जाता है कि भाई ये रीज़न है इनका बाल क्यों टूट रहा है। तो अगर ये कॉम आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हेयर फॉल का 18वां पॉइंट है मेहंदी। जो लोग मेहंदी लगाते हैं बार बार, हर 2 महीने में, 1 महीने में, उन लोगों को हेयर फॉल होता ही होता है। यहाँ पे रीज़न ये है, ये मेरा बाल है, मैंने इस पर एक कोटिंग चढ़ाई, फिर मैंने साल में 6 या 10 बार उस पर कोटिंग चढ़ाई, कोटिंग पे कोटिंग, कोटिंग पे कोटिंग, कोटिंग पे कोटिंग। तो जहाँ मेरे बाल का, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ आपको, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है कि अगर मेरा बाल 5 ग्राम का था और मैंने उस पर 6 बार 5-5 ग्राम और रख दिया तो वो 35 ग्राम का हो गया। सिर्फ एक रफली कैलकुलेशन बता रही हूँ। तो जो चीज़, जो स्कैल्प भगवान ने मेरा बनाया है 5 ग्राम झेलने के लिए, वहाँ पे डाला मैंने 35 ग्राम, तो होगा क्या, वो उसका वेट नहीं झेल पाएगा और वहाँ से हेयर फॉल शुरू हो जाएगा।
तो मेहंदी लगाने वालों को हेयर फॉल होता ही होता है। इसके बाद अगर आप मानसिक तनाव में हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, आप हर समय सोचते हैं, इसे ओवरथिंकिंग बोलते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं, आप उनको प्रॉब्लम्स के सारे सोल्यूशन उनके सामने रख दीजिए, आप उनको कोई भी सोल्यूशन दे दीजिए, लेकिन फिर भी उन्हें सोचना है। ये एक तरीके की हैबिट का पार्ट है। आप इसे बीमारी नहीं बोल सकते, ये हैबिट का पार्ट हो जाता है। तो ऐसे लोग जो हर समय सिर्फ सोचते हैं, उनका मन कहीं नहीं लगता, वो बेचैन रहते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा हेयर फॉल होता ही होता है। इसके बाद अगर हेरेडिटरी, अगर अनुवांशिक रूप से आपके माता पिता को या आपके वंश में किसी को भी ये समस्या है कि उनको हेयर फॉल होता है, तो यहाँ पे भी हेयर फॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये वंशानुगत चलता है। इसके बाद 21वां पॉइंट है प्रेसिंग। आजकल घर घर में प्रेस जरूर होगी, आयरन, हॉट प्लेट्स जिसे हम बोलते हैं, हर घर में, हर लड़की के पास उसका एक टूल जरूर होगा। उसके पास चाहे ड्रायर हो या ना हो, उसके पास हीटिंग टूल में आयरन, जिसे हम हॉट प्लेट बोलते हैं, वो जरूर होता है। तो उसमें जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर उसमें होता है 210, 240 तक वहाँ पर टेम्परेचर होता है मोस्टली। तो 240 पे उनको लगता है कि मेरा बाल बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत जल्दी स्ट्रेट हो जाएगा। वो 240 का टेम्परेचर हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, पाँचवें दिन, वो बार बार जो लोग बालों पे प्रेस करते हैं और उन्होंने कोई भी प्रोटेक्ट यूज़ नहीं किया है हीट से बालों को बचाने के लिए, तो ऐसे बालों में जान तो बचती ही नहीं है। तो आप उन्हें कॉम्ब करेंगे तो वो टूट जाएंगे, वो आपके स्कैल्प से भी टूटेंगे। प्लस ऐसे बालों पे जिन पे प्रेस बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप उनका बेस कलर चेक करेंगे यहाँ से नेप एरिया से, तो आपको ब्राउन मिलेगा, और अगर आप उनके बालों की लेंथ का कलर चेक करेंगे तो वो आपको काफ़ी हद तक रस्ट कलर मिलेगा, या मेहंदी जैसा कलर मिलेगा, या सुनहरा कलर मिलेगा। जितनी ज़्यादा प्रेस होगी उसका कलर उतना ही हल्का होता जाएगा बालों का। तो आप बालों का कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन पे कितनी बार प्रेस चल चुकी है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा हीटिंग टूल में प्रेस बार बार करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ करते हैं, उनको हेयर फॉल होता ही होता है। इसके बाद हेयर फॉल का 22वां जो रीज़न है वो है हीटिंग टूल ज़्यादा यूज़ करना। हीटिंग टूल में मैम जो आता है, हीटिंग टूल में आता है आपका प्रेस करना, आपकी कर्लिंग रोड, आपके हॉट रोलर्स, आपका ब्लो ड्रायर, ऐसा कोई भी टूल जिसमें हीट बहुत ज़्यादा जा रही हो। कई बार यहाँ हीट टूल में स्टीम ज़्यादा लेने की वजह से भी हेयर फॉल देखने में आता है। तो हीट टूल यूज़ करने चाहिए, बिल्कुल कीजिए, स्टाइलिंग बहुत अच्छी लगती है, पर हीट यूज़ करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, आप रूल्स फॉलो कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। इसके बाद इसका जो लास्ट हेयर फॉल का जो रीज़न हो सकता है, वो रीज़न आपका हो सकता है पायरेटेड प्रोडक्ट्स, जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ। आपने अगर पायरेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं तो समझ लीजिए, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो कंज्यूमर रेंज है, पर है कहीं ना कहीं डुप्लीकेट, तो वहाँ वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ होके लेस वो इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं। मतलब उसमें अगर एक इंग्रेडिएंट 100 रुपये का है तो पायरेटेड में वही चीज़ 2 रुपये की है। तो अगर आप पायरेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपका बाल ड्राई होगा, आपका स्कैल्प ड्राई होगा, तो नतीजा क्या होगा, हेयर फॉल होगा ही होगा। तो हमने आज जाना कि हेयर फॉल के क्या रीज़न होते हैं। तो 22 रीज़न थे, जिसमें पहला हार्ड वाटर, स्वेटिंग, डस्ट और पोल्यूशन, स्कैल्प का साफ ना होना, बालों में ब्रेकेज होना, केमिकल ट्रीटेड बाल होना, शैम्पू आपके स्कैल्प के अकॉर्डिंग ना होना, डाइट, प्रोटीन डाइट ना लेना, बालों में डाई लगना,
आपका स्ट्रेस लेवल हाई होना, ऑयलिंग करके शैम्पू ज़्यादा करना, हार्मोन्स में चेंजेस, प्रेगनेंसी के दौरान जंक फूड ज़्यादा लगातार खाना, टाइमली खाना ना खाना, देर से सोना, आपका कॉब, मेहंदी लगाना बालों में, अगर आप हर समय सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर अनुवांशिक आपके घर में भी पहले ये प्रॉब्लम किसी को हो चुकी है, हीटिंग टूल ज़्यादा यूज़ करना, प्रेस ज़्यादा यूज़ करना और लास्ट में पायरेटेड प्रोडक्ट्स, तो ये सारे रीजंस हेयर फॉल के लिए होते हैं। अब ये आपको जानना है कि अगर आपको हेयर फॉल है तो इनमें से कौन सा रीज़न है जो आपके रूटीन से मैच कर रहा है। तो हेयर फॉल, ऐसा नहीं है कि हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो सकता या हेयर फॉल बहुत बड़ी समस्या है। मेरी नज़र में ये सबसे छोटी समस्या है जो बहुत जल्दी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो लेकिन इतने लेंथी चैप्टर्स बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस चैप्टर में हमने जाना कि हेयर फॉल के रीजंस क्या है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या ट्रीटमेंट्स होने चाहिए जिससे आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।